तो बच्चा ये क्वेश्चन आपका हो गया है। आते हैं, ये एक क्वेश्चन और रहा आपके लिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जल्दी से एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। ये रहा आपका एक कॉनकेव मिरर और कहां प्लेस किया गया है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, एच ओ हमें गिवन है, ये आपका एच ओ हो गया, प्लेस ये u की वैल्यू हो गई। तो u की वैल्यू यहां से उठा के u इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा? माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो यहां रहा आपका ये, ओहो, यहां रहा आपका ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू हमें दे रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव है तो माइनस या प्लस? सर जी माइनस होगा, माइनस कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हम देखें, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में हमें v की वैल्यू निकालनी है और रियल होगी क्योंकि स्क्रीन पे फाइंड हो रही है, तो हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे? जल्दी से उठा के फॉर्मूला रख देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है इधर? f की वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस का 10, v इज इक्वल टू हमें निकालना है और u इज इक्वल टू माइनस u है, तो यहाँ पे 1/15 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10, जल्दी से 30 आ जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू माइनस 1/30। तो v की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी माइनस 30 सेंटीमीटर, अर्थात ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी बेटा? 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन? कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम बहुत ही हल्का क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। ओहो, एच ओ की वैल्यू दे रखी है और हमें पता है कि एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन यू। दोनों के वैल्यू माइनस में, तो माइनस यहां पे अगर हम देखें एच आई की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी एच आई की वैल्यू? माइनस v की वैल्यू 30, u की वैल्यू 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ho की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो एच आई इज इक्वल टू आपका कितना होगा? माइनस का 8 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं इजी? और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस 2-3 फॉर्मूले याद रखें। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप पॉज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, नेक्स्ट, अरे ये हो गया, ओके। वापस आते हैं, क्वेश्चन कहां चला गया? ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये क्वेश्चन आपके लिए। चाहो तो इसे कर सकते हो, वरना मैं एक बार और समझाता हूं इस क्वेश्चन को। बड़े जल्दी से हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिफ्रैक्शन स्टार्ट करना है, तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है? आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ के करें जल्दी से, मैं तब तक इसे आपके लिए रेडी करता हूं। तो ये क्वेश्चन आपका ये रहा, ये क्वेश्चन ये, अब जल्दी से करके बताएं, खाली हो गया। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, द इमेज फॉर्म बाय अ स्फेरिकल मिरर इज रियल। अब स्फेरिकल मिरर की वजह से रियल बन रही है, तो मतलब कौन सा होगा? रियल किस में बनती है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में? तो सबसे पहले रियल, रियल, रियल का मतलब है कॉनकेव। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है। एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज m इज इक्वल टू दे रखा है माइनस का 2 सेंटीमीटर, नहीं होगा, रेशियो होता है। इफ ये आपकी क्या हो गई? m की वैल्यू हो गई। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30, ये आपकी हो गई u की वैल्यू, तो u आपका हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ओके, तो जल्दी से एक मिरर बनाते हैं, बहुत ही सिंपल। रियल है तो आंख बंद करके लिख देना है कि कॉनकेव होगा मिरर वाले केस में। ठीक है, मिरर। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर। तो हमें पहले ये केस देखना है और उसके बाद हम इसे 10 सेंटीमीटर क्या कर देंगे? मूव करा देंगे। तो पहली चीज में u की वैल्यू है 30, तो यहां से 30 सेंटीमीटर पे हमने इसे प्लेस कर दिया।
ये आपका HO, तो HO की वैल्यू आपकी कितनी है नहीं पता हमें, नहीं गिवन है, पर F की वैल्यू गिवन है, M की वैल्यू गिवन है और U की वैल्यू गिवन है। ओके, M और U की वैल्यू गिवन है, तो यहां से अगर हम देखें तो H और V और U में रिलेशन फाइंड आउट की जा सकती है। तो U की वैल्यू आपकी ये रही, U इज इक्वल टू माइनस का 30, और इसे लिख सकते हैं माइनस V अपॉन U। याद है कुछ? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें माइनस का 2 माइनस का V, U इज इक्वल टू है माइनस का 30, तो ये आपका V इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ये पहले वाले केस की बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से निकाल सकते हैं F की वैल्यू। तो F इज इक्वल टू 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, और 1 अपॉन V की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 60 और ये माइनस का 1 अपॉन 30। जल्दी से F की वैल्यू बता दो। 1 अपॉन F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/60। तो F इज इक्वल टू अगर आप देखें तो ये आपका आएगा 20, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई बेटा, फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ हो गई आपकी कितनी, माइनस की 20, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब हमसे बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 10 टूवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ, तो टूवर्ड्स द मिरर अगर हम इसे 10 सेंटीमीटर खिसका दें तो नई पोजीशन जो होगी वो ये होगी। तो यहां से कितना हो गया 20, और एफ भी कितना है 20। तो एफ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या बताना है, ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टूवर्ड द मिरर, हमें बतानी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे है तो सबसे पहले इमेज बनती है इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी, हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। और भी बता सकते हो आप, रियल बनेगी, कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, एट इंफिनिटी, हाईली इनलार्ज, और भी आप एक प्रॉपर्टीज, इन्वर्टेड, क्या बता सकते हो, इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इन्वर्टेड होती है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज होगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन कमाल के क्वेश्चन है जितने हमने बात की है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लोगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। आगे ना बात समझे, आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल सी फिनोमेना होती है। जब भी कोई लाइट रे, ओके, जब भी कोई लाइट रे, जैसे मैंने मान लिया कि एक आपकी ये लाइट है, ठीक, अब इसके ऊपर जो है, ये नीचे मीडियम अलग है और ऊपर मीडियम अलग है, ये 2 मीडियम है। बेसिकली रिफ्रैक्शन का वैल्यू तभी है जब आपके मीडियम चेंज हो रहे हो, 2 अलग अलग मीडियम की बात हो रही हो, ठीक है। जैसे एक नीचे मीडियम हो गया और एक ऊपर मीडियम हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा डार्क कर दिया जाए क्या, चलो कर देते हैं भाई। तो ये जो लाइन है ये आपकी ये रही, इसके ऊपर है एयर ले सकते हो, और यहां पे आप, मैंने मान लिया वाटर ले लिया मैंने, कोई समस्या नहीं होगी आपको। जल्दी से बात करते हैं। अब अगर कोई लाइट रे इधर से ये आई और ये नॉर्मल, अब होगा क्या, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो रे अंदर चली जाए या रे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो रिफ्लेक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब इसमें क्या होगा, लाइट रे आपकी अंदर की तरफ जाएगी। ओहो, लाइट रे आपकी अंदर की तरफ, और ये लाइट रे आपकी ये चली गई। लो जी, अब कहोगे सर ये आपने तिरछा क्यों कर दिया, एक्चुअल में तो रे की डायरेक्शन ये थी, लेकिन आपने ये डायरेक्शन बना दी। हाँ, यही तो रिफ्रैक्शन है। When a light ray pass through one medium to another medium, it deviate from its own path. अपने ही पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, और दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है।
तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड। तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन जो है बहुत ही सिंपल सा है, व्हेन अ लाइट पास थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स डेविएट फ्रॉम इट्स ओन पाथ, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और ये सुंदर सा डायग्राम बना के जहां से आप छाप दो ना एग्जाम में, मजा आ जाएगा एग्जामिनर को देख के ही। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं बेसिकली। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक बार और इसे ड्रॉ करते हैं, और ये आपका हो गया एक मीडियम, और ये ऊपर हो गया आपका दूसरा मीडियम। ये मीडियम 1 है और ये है मीडियम 2। ठीक, तो अगर हम यहां पे बात करें, अब कोई लाइट रे आ रही है आपकी, ये आई आपकी लाइट रे, और ये आपका नॉर्मल है, और ये लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो गई। कहोगे सर हमेशा आप पास क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा, अभी दोनों ही केस जो मैंने आपके इससे पहले भी डायग्राम बनाया उसमें भी हम रेयर से डेंसर जा रहे थे, इसमें भी रेयर से डेंसर जा रहे हैं। तो ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये है नॉर्मल, और ये है इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, अब इसके लॉ क्या होते हैं, जल्दी से बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। पहला लॉ ये है आपका कि इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ, पहला लॉ ये कहता है कि फर्स्ट लॉ, हाँ हो ये क्या हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, फर्स्ट लॉ आपका क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट incident point, all three lie in same plane। सेम हो गया आपको, सेम है, सेम प्लेन। बात समझ में आ गई। और वो प्लेन कौन सा है, वो प्लेन है बोर्ड, ये भी इसी पे ड्रॉ की जा रही है, ये भी इसी पे ड्रॉ किया जा रहा है, ये भी इसी पे ड्रॉ की, तो ये बोर्ड वो प्लेन हो गया जिसमें ये तीनों लाई करते हैं। सेकंड लॉ अगर हम देखें, अब इसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, याद रखना दो तरह से कैसे। पहला जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल आर, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इनका जो रेशियो होता है एक कांस्टेंट होता है विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक है बात, रिफ्रैक्शन की अभी हम बात करेंगे, अभी आपको इसे एज इट इज याद रखना है। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन will be a constant which is known as refractive index of medium second with respect to medium first। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरी तरह से इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिख लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या लिखा μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, या फिर इसे भी हम लिख सकते हैं बेटा, पता इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, तो यहां पे द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या μ2, और इसके लिए अगर इधर से जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस r हो गया, ये हो गया साइन r। ये आपका कांस्टेंट होता है, क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। अब कितने भी मीडियम आते जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट ही बनी रहेगी। जैसे यहां से एक मीडियम और आ गया तो μ3 साइन गामा लिख दो, अल्फा लिख दो, या जो भी एंगल आप थीटा लिख दो, लिख सकते हो। तो ये आपकी दो लॉ है, ये ज्यादातर पूछा जाता है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका मुझे था इंतजार, वो आ गया। तो अगर हम यहां पे बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर से टर्म सारे सिंपल हैं भाई, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये मैंने मीडियम फर्स्ट ले लिया, ऊपर क्या लिया है मैंने, मीडियम, ओके,
ये मैंने मीडियम, ओ ये क्या हो गया, तो यहां पे अगर मैं देखूं, चलो यार यही लेते हैं, छोड़ो। तो अगर हम ये देखें, ये है मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट, और ये है मीडियम सेकंड। कोई समस्या इसमें नहीं। तो अगर हम देखें तो मीडियम फर्स्ट को मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है। ये अभी के लिए मैंने मान लिया कि ये एयर है, क्या है, एयर है मीडियम फर्स्ट आपका। और दूसरा मैंने मान लिया कोई अनदर मीडियम, वाटर भी मान सकता हूँ मैं, कैरोसिन भी मान सकता हूँ, कोई भी ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल कर सकती है। तो ये आपका सेकंड मीडियम हो गया, लो जी, ये मीडियम सेकंड हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली रेशियो होता है स्पीड का, किसकी स्पीड, लाइट की, किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड का रेशियो होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दो तरह से देखते हैं, एक आपका होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है आपका रिलेटिव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात आई क्या समझ में? तो एक हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात आई क्या समझ में? ओके, आगे अब हम बात करें तो पहले हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। क्या? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, the ratio of speed of light, the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium, ये कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का। जैसे कि स्पीड अगर हम एयर में देखें तो एयर में स्पीड क्या होती है लाइट की, एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है आपकी c, और किसी मीडियम में अगर हम देखें तो मैंने मान लिया vm, तो ये c और v का जो रेशियो होता है यही कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, या फिर जिस भी मीडियम के हम लिए हम निकाल रहे हैं। तो ये आपका मीडियम में हो गया। बात आई समझ में? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया अगर पहला एयर या वैक्यूम है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम भी कह सकते हैं, दोनों में लगभग सेम होता है। रिलेटिव के लिए अगर हम देखें तो रिलेटिव वाले केस में क्या हो जाएगा बेटा, रिलेटिव वाले केस में दो मीडियम ले लेते हैं हम। जैसे हमें सेकंड का निकालना है, ठीक है, जैसे मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो मैं देखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये रिलेटिव हो गया, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। अगर एयर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो आपका एब्सोल्यूट कहलाता है, और एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो रिलेटिव कहलाता है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इसके लिए अगर ग्लास का और वाटर का अलग अलग देखना है तो म्यू ग्लास इज इक्वल टू सी अपॉन वीजी हो जाएगा, और म्यू वाटर देखना है तो सी अपॉन वी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब अगर रिलेटिव लिखना है तो स्पीड के रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे c अपॉन वी जी, और इसे उल्टा करके नीचे ले जाओ तो ये आपका हो जाएगा c अपॉन वी डब्ल्यू। तो ये आपका हो गया किसका, ग्लास का, और ये आपका किसका हो गया, वाटर का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ध्यान इधर, इधर उधर मत देखो, इधर देखो। तो अगर हम देखें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब अगर दोनों का एब्सोल्यूट पता है तो रिलेटिव हम बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? इसे जल्दी से डिब्बे में डाल दो, लो जी। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो तरह का, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। एयर के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो एब्सोल्यूट, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो आपका रिलेटिव हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ओके, तो रिफ्रैक्शन थ्रू, जल्दी से एक सुंदर सी ग्लास स्लैब बनाते हैं। ओके, तो ये आपकी बन गई एक ग्लास स्लैब। ठीक है, ओके, 3D में बनाई जाए क्या? 3D में बनाते हैं।
ग्लास स्लैब है क्या? है तो यार, चलो। तो अगर मैंने एक ग्लास स्लैब बना दी है, ठीक है, ओके, लाइट रे इधर से आएगी, इधर निकलेगी, विजुलाइज कर पाओगे 3D में? दोनों बनाएंगे, दोनों बनाएंगे हम लोग। ये ग्लास स्लैब हो गया, और अभी हम इसे बनाएंगे किसमें? थ्री डी और 2D दोनों में बना के बताऊंगा मैं आपके लिए। तो ये आपका 3D हो गया, और इसके सामने से अगर हम देखेंगे तो मैं 2D भी बना देता हूँ आपके लिए। ये आपका एक 2D हो गया, फ्रंट व्यू, यहां से जब हम लोग देख रहे होंगे। ओके, तो ये आपका दोनों हो गया। एकदम इक्वल बना देंगे, मजा आ जाएगा एकदम। ये लो, ठीक। अब अगर एक ये मैं ओहो, ये मैंने आपका 3D में लिया है और ये 2D में। अब ये ग्लास स्लैब क्या, ये सामने से अगर हम देखेंगे, जैसे कि यहां से कोई लाइट रे आई, इस मीडियम में जाएगी, और ये मीडियम अगर डेंसर मीडियम हुआ तो नॉर्मल की तरफ झुकती है। ये कैसे पता है कि चलेगा सर कहाँ झुक रही है? डेंसर में नॉर्मल की तरफ जाती है और एरर में नॉर्मल से दूर हटती है, ठीक है। अब ये लाइट रे यहां से क्या होगी, जैसे इसमें भी देखते चलें, ये लाइट रे इधर से आई, ये नॉर्मल है आपका, ठीक। अब इस नॉर्मल से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अब रेरर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। लेकिन 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 यहाँ पे ये दोनों जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी? एक दूसरे के पैरेलल। बात आई क्या समझ में? ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक, तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे अंदर, और ये बाहर निकल आई। इसमें अगर हम देखेंगे इसी को, तो ये अंदर ऐसे झुक जाएगी, इस सरफेस तक पहुंचेगी, ये आपका नॉर्मल हो गया, और इस सरफेस से ये नॉर्मल हो गया और ये ऐसे बाहर आ जाएगी। तो इसमें भी वैसे ही फिनोमेना दिखेगी जो आपको इसमें दिख रही है। और ये दोनों कैसी रहेंगी? एक दूसरे के पैरेलल, मतलब पैरेलल ही शिफ्ट हो जाएगी ये। तो ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब होता है। इसका फॉर्मूला है नहीं, वरना कितना शिफ्ट हुआ हम इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ग्लास स्लैब की विड्थ पता होती है तो। बात आ गई बेटा समझ में? इसका डायग्राम ऐसे ही बनाना है। अगर मल्टीपल मीडियम हो, जैसे एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से, जैसे कि लाइट रे इधर से आई, झुक जाएगी। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है तो ये दूर हट जाएगी। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये फिर पास आ जाएगी, और ये फिर दूर। जब इस मीडियम में जाएगी तो ये दोनों आपकी पैरेलल होंगी आपस में, सेम मीडियम में जब आएगी। बात आ गई क्या समझ में? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो। क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, refractive index of glass and refractive index of water with respect to air given है कितना? 3/2 and 4/3। अब हमसे पूछा क्या है? रिस्पेक्टिवली एट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो Vg इज इक्वल टू हमें गिवन है कितना? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें बताना है, VW इज इक्वल टू वॉट। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। उठा के तीनों वैल्यू, इसे हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू VW अपॉन VG। उठा के रख दो सारी वैल्यू। तो V म्यू जी की वैल्यू कितनी है? 3/2, और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3। उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 3/4, ठीक है। और वी डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, वी डब्ल्यू,
और Vg की वैल्यू 2 इंटू 10⁸ बात आई क्या समझ में? तो यहां से ये 2 कैंसिल आउट, और ये आपका 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू VW। तो VW इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, सॉल्व कर देंगे इसे। तो इसे जैसे ही सॉल्व करोगे 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। खत्म क्वेश्चन। देख रहे हो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। एब्सोल्यूट मतलब ये ग्लास का हो गया और ये आपका वाटर का हो गया, म्यू जी, वो सॉरी म्यू डब्ल्यू, दोनों पता हो गया हमें। नेक्स्ट, इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल फास्टर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वी जी। तो म्यू जी की वैल्यू कितनी है? म्यू जी की वैल्यू अगर आप देखें तो म्यू जी की वैल्यू है आपकी 1.5 और इसकी वैल्यू है 1.33। अब डिनोमिनेटर छोटा है, ये आपका रेशियो आ गया, आपका क्या आ गया, रेशियो। तो हमसे रेशियो ही पूछा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम, तो ये आपका रेशियो आ चुका है, इसे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और उससे पहले क्या पूछा है, फास्टर। तो ये अगर हम देखें तो ये वैल्यू, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन क्या होगी, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो मतलब VW अपॉन VG ग्रेटर देन 1। अब यहां पे देखें तो VW ग्रेटर देन VG होगा। खत्म, फिनिश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करते जाओ जल्दी जल्दी, टाइम ना लगाओ। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, म्यू जी और म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 एंड 3/4 रिस्पेक्टिवली इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये क्वेश्चन तो भैया रिपीट हो गया अपना, अभी तो किया है, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओहो हाँ ये जरूर पूछ लिया, C इज इक्वल टू वॉट, ठीक, एंड वाटर एंड VW, ठीक है। वाटर का निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा आपका, ये आपका VW और ये आपका VG है, तो ये VW भी हमें यहाँ पे लिख दो, VW भी हमें निकालना है ताकि ये जगह आपकी खाली बनी रहे। आप भी कर सकते हैं, इसे पॉज करके जल्दी से करो, लो जी, ठीक। अब यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए ये बेसिकली क्या है, म्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, क्या यही पढ़ा था? तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 VG की वैल्यू है 2 इंटू 10⁸, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट आ गई, 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸, ठीक है, 2.6 लगभग, है ना, हाँ 2.6 इंटू 10⁸, वरना ये भी लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, वाटर में, तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो वाटर के रिस्पेक्ट में तो VW अपॉन VG उठा के रख दो, VW के लिए सॉल्व कर दो, ये तीनों वैल्यू गिवन है, आंसर आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम देख, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे ये क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। ओहो, लेंस की बात आ गई है बेटा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस, लेंस होता क्या है? अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी, लेंस की, तो लेंस बेसिकली होता क्या है, लेंस आप ये कह सकते हैं a homogeneous medium bounded by two spherical surface, a homogeneous transparent medium, a homogeneous transparent medium bounded by two spherical surface is known as lens। सर अगर मैंने एक बॉल ले ली ग्लास की, क्या वो लेंस होगा? हाँ वो भी एक लेंस की तरह बिहेव करता है, इवन ग्लास में भरा पानी भी लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो लेंस बेसिकली क्या है,
अ होमोजीनियस मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। लेकिन हाँ, इस तरह से हो सकता है, एक आपका कॉन्वेक्स कहलाता है और एक आपका कॉनकेव कहलाता है। ये बनता कैसे है? कॉन्वेक्स सरफेस अगर हो तो वो आपका कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा और ये भी आपका लेंस होगा। ठीक है, तो लेंस आपकी ये दो चीजें, ये पहला ये कॉन्वेक्स कहलाता है और ये कॉनकेव कहलाता है। डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब इसके थ्रू अगर हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन कराना है, तो रिफ्रैक्शन कराने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम एक लेंस। ये एक सरफेस और ये दूसरी सरफेस, और ये मैंने एक लेंस बना, ओहो रुको, हाँ, तो एक लाइन मैंने ये आपकी बना दी। ठीक है, इसमें भी सारे टर्म्स होते हैं। इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बेटा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसमें भी फोकस होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है और सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। ठीक है, इसमें भी अपर्चर होता है और इसकी भी फोकल लेंथ होती है। ठीक है, इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। सारे के सारे टर्म्स होते हैं। इसका भी फोकल प्लेन होता है। तो उन सब की भी हम बात करेंगे, अभी हम केवल लेंस की बात कर रहे हैं और इन सब को समझने के लिए इसके जस्ट बाद बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक फोकस इधर हो गया और एक फोकस इधर हो गया, क्या सर इसमें दो होंगे? हाँ, इसमें भी दो होंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो मैंने टर्म्स बात की है, किन किन टर्म्स की बात की है, जल्दी से बात कर लेते हैं एक बार, फिर लेंस पे आते हैं। तो चलिए, तो सारे टर्म्स की बात करते हैं क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है बेटा। जैसे कि मैंने ये क्या हो गया, मैंने आपका ये एक स्फेयर बनाया, वो थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। वैसे भी तो बना सकते हो सर आप, शेप उठा के फील नहीं आता, ऐसे में थोड़ा सा फील आता है। अरे ये हमेशा वही बन रहा है, ये तो गलत बात है। जैसे कि मैंने एक स्फेयर बनाया, ये हो क्या रहा है, ऐसे बनाए, ये लो, तो एक स्फेयर बना दिया मैंने आपका। ठीक बेटा, अब इस स्फेयर से ये आपकी एक एक्सिस मैंने गुजार दी, यहां से मैंने क्या किया, एक पार्ट कट कर लिया इसका, ये पार्ट मैंने कट कर लिया लेंस का, और ये पार्ट कट कर लिया। अब इन दोनों को उठा के मैं मिला दूं तो मेरा कॉन्वेक्स बन जाएगा। ठीक है, कैसे, दोनों पार्ट को उठाया, एक ये मिला एक ये मिला, कॉन्वेक्स मिल गया। लेकिन अगर एक स्फेयर ये लिया है मैंने और एक स्फेयर ये लिया है और इन दोनों के बीच कोई मीडियम आ जाए, ये, तो ये आपका कॉनकेव बन जाएगा। ये देखो, ये आपका कॉनकेव बन गया। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस स्फेयर की जो रेडियस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ये आपकी एक्स डैश और एक्स प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई पी ए। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी लाइट रे आएगी अगर पैरेलल तो इधर मिलेगी, और यहाँ से चलने वाली लाइट रे, इस यहाँ पे जो फोकस होगा वहां से चलने वाली जो लाइट रे होगी ये। ठीक है, ऐसे ही एक और मैंने बना दिया, ये यहाँ से चलने वाली लाइट रे अगर पैरेलल हो जाती है तो ये भी एक फोकस हो गया, ये भी एक फोकस है और ये भी एक फोकस है। पता ही क्या समझ में? इसमें कैसे पता चलेगा सर फोकस कहाँ होगा, तो लाइट रे ऐसे लेके आओ, ये डेविएट हो जाएंगी, पीछे जाके मिलेंगे, तो ये आपका फोकस हो गया। सर इसमें तो ये वाला केस हो गया, ऐसा वाला कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये देखो, एक लेंस बनाया मैंने, यहाँ से कोई लाइट वो प्रिंसिपल एक्सिस आई और कोई लाइट फोकस की तरफ आ रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे आपका फोकस है, तो ये पैरेलल हो जाएगी, ये लो। ठीक है, तो इस तरह से दो फोकस होते हैं, एक को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, एक को सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं।
आगे बढ़े थोड़ा सा, इससे रिलेटेड अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो बताएं मुझे। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले कॉन्वेक्स की वजह से बनाएंगे सारे के सारे, जैसे हमने मिरर में बनाए थे, और फिर उसके बाद कॉनकेव लेंस की वजह से बनाएंगे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले तो इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉनकेव के लिए। इसके लिए बेटा कॉनकेव के लिए, तो कॉनकेव के लिए आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव वो सॉरी कॉन्वेक्स। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए टोटल नंबर कितने बनेंगे, एक हो गया आपका, कितनी पोजीशन बनेंगी, एक हो गया फोकस, एक हो गया सी, ये आपका ओ, और वो इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा जा सकता है, ऐसे दूसरे साइड भी मिलेंगे ये सारे पॉइंट्स। लेंस है ना यार, लेंस की बात कर रहे हैं, ये आपका फोकस, ये आपका सी, और ये आपका इंफिनिटी। तो पहला ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है, इंफिनिटी पे। दूसरा कहां हो सकता है, बियॉन्ड सी। तीसरा कहां हो सकता है, सी पर। चौथा कहां हो सकता है, सी और एफ के बीच। पांचवा कहां हो सकता है, एफ पर। छठा कहां हो सकता है, एफ और ओ के बीच। इसके रिस्पेक्टिवली इमेज कहां बनेंगी बाबूजी, तो इमेज जो आपकी बनेगी सबसे पहले इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में बनेगी फोकस पे। दूसरी कहां बनेगी सर, एफ और सी के बीच में। तीसरी कहां बनेगी, सी पर। चौथी कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। पांचवी कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। छठी कहां बनेगी, बिहाइंड, इधर ही बनेगी 6। तो ये 6 केसेस हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। आई क्या बात समझ में, तो एक एक करके सारे केसेस की बात करते हैं, ठीक है। ओके, और हाँ, जब भी हम कोई भी रे डायग्राम बनाएंगे ना बेटा, तो रे डायग्राम बनाने के बाद जो इमेज फॉर्म होगी उसकी प्रॉपर्टी जरूर लिखेंगे, जैसे कि वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, रियल है या वर्चुअल है, उसकी पोजीशन क्या है, इनलार्ज है या डिमिनिश्ड है। ये सारी प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट। ओके, तो केस फर्स्ट आपका क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अभी कॉन्वेक्स के लिए बात हो रही है, और ये मैंने आपका कॉन्वेक्स लिया, और इंफिनिटी से अगर कोई भी लाइट रे आएंगी तो पैरेलल आएगी, और पैरेलल लाइट रे कहां से होकर जाती है, फोकस से, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्रैक्शन के बाद स्फेरिकल लेंस या स्फेरिकल सरफेस, दो सरफेस है, एक वो और एक किया। तो अब अगर हम देखें तो इमेज कैसी बनेगी, पहली प्रॉपर्टी रियल या वर्चुअल, रियल, सच में मिल रही हैं, तो आपकी रियल हो गई। दूसरा इन्वर्टेड या इरेक्ट, इन्वर्टेड कैसे पता चलेगा, इसके बाद वाले केस से, इन्वर्टेड। तीसरा इनलार्ज या डिमिनिश्ड, अरे हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। चौथा अगर हम देखें कहां बनेगा, एट फोकस, एट फोकस। बात आई क्या समझ में, ये 4 प्रॉपर्टी बहुत बहुत ही जरूरी है लिखना, ठीक है। तो ये पहले की बात हो गई, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है, और इसे भी खिसका देते हैं इधर। ये लो, केस सेकंड की बात करते हैं हम। केस सेकंड आपका क्या हो जाएगा बेटा, केस सेकंड अगर हम देखें, ओके, एक लाइन उठाते हैं, और ये लाइन अपनी इधर से इधर तक आ जाएगी। केस फर्स्ट, केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड आपका क्या है, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, व्हेन, दूसरा कहां रखा था ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, ठीक है। ओके, तो जल्दी से एक लेंस बनाया मैंने, ये रहा, ठीक है।
और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक ये आई और एक वो सॉरी ये पहले पॉइंट लिखते हैं एफ और ये सी, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एक लाइट रे को मैंने पैरेलल लिया और दूसरी लाइट रे को मैं एक लाइट रे पैरेलल आएगी और एक लाइट रे मेरी ओ से होके जा रही है, ठीक है। तो अब ये कहाँ मिलेगी, ये है आपका एफ और ये है आपका सी। कहाँ मिलेगी, कहाँ बताया था मैंने, अगर बियॉन्ड सी है तो बिटवीन एफ एंड तो ये आपका यहां से ऐसे चलेगा और इधर कहीं मिल जाएगा एफ और सी के बीच में। तो एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। देखते रहो इधर, छोटी बनेगी या बड़ी, छोटी। तो प्रॉपर्टीज लिख देते हैं जल्दी से। पहला रियल या वर्चुअल, रियल बनेगी साहब। दूसरा इन्वर्टेड, हाँ जी इन्वर्टेड। तीसरा बताओ जल्दी से, तीसरा अगर हम देखें तो डिमिनिश्ड, हाँ जी डिमिनिश्ड, ठीक है। चौथा बताओ प्रॉपर्टी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जो आपका केस है वो बताओ जल्दी से, थर्ड केस, थर्ड, ठीक है। केस अगर आपका थर्ड है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, सी पर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पर है तो ये मैंने आपका लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये आपका हो गया बेटा ये आपका हो गया एफ, ये आपका क्या हो गया एफ और ये आपका हो गया सी। और सी पर ही मैंने रख दिया उठा के, सी पर ही मैंने आपका ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो ये सी पर, ओ ये क्या हो गया भैया, तो सी पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। एक लाइट रे पैरेलल लेके आओ और एक ओ से लेके आओ और ये लाइट रे कहाँ मिल जाएंगी, ये एफ से जाएगा और ये लाइट रे मिल जाएगी आपकी सी पर ही। कहाँ मिलेगी, सी पर। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये अगर आपका ए और बी है तो ये आपका ए डैश बी डैश मिल गया, ठीक। ये इंसिडेंट रे और ये इमेज फॉर्म हो गई। कैसा बनेगा, रियल है वर्चुअल, अरे बोलते जाओ, बताओ जल्दी से। एक्चुअल में लाइटर मिल रही है तो ये आपका क्या हो गया, रियल। दूसरा सेम साइज, बिल्कुल सही जवाब, सेम साइज। तीसरा पॉइंट एट सी, चौथा इन्वर्टेड। कैसा बन रहा है बेटा, इन्वर्टेड, उल्टा बना ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, ओके ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो नेक्स्ट आपका क्या बनेगा, कहाँ रखा था, बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में हम उसे उठा के रख देंगे, ठीक। मुझे नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। तो केस 4 देख लेते हैं जल्दी से। केस 4, केस 4 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट, याद रखना है इन डायग्राम को, बहुत हेल्पफुल रहेंगे, एज इट इज आते हैं एग्जाम में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ है, सी और एफ के बीच में। तो अगर आपका सी और एफ के बीच में है तो ये आपका मैंने बना दिया एक लेंस और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस।
ये आपका हो गया फोकस और ये आपका हो गया सी, ठीक है। और हम कहाँ रखा था, सी पे, अब हम इसे रख रहे हैं सी और एफ के बीच में, ये रख दिया मैंने। ये कलर चेंज का है नहीं हुआ भैया। तो एक लाइट रे मैं कैसे लेके आया, पैरेलल, और एक लाइट रे लेके आया मैंने ओ से, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसे, ठीक है। अब अगर हम देखें, जैसे ही मैंने देखा ये तो भाई ये आपका सी है और ये आपका एफ है, ठीक। ये तो बियॉन्ड सी बन गया और बड़ा भी बन रहा है, तो आपकी इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी जल्दी बताओ। इसकी जो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ओके कोई बात नहीं, इधर ही लिख लेते हैं। पहला रियल या वर्चुअल, एक्चुअल में मिल रहा है तो रियल हो गया। दूसरा जल्दी बताओ, अरे बोलो, दूसरा आपका क्या हो गया, इनलार्ज। तीसरा आपका क्या हो गया, इन्वर्टेड। चौथा आपका क्या हो गया, कहां बन रहा है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। बात समझ में आई। दो केस और बच रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं उन्हें भी। ओके, तो दो केस कौन से, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये चाहिए कि हम एक लेंस बनाएं, फोकस ड्रॉ करें, सी ड्रॉ करें, ठीक है। और हम कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने फोकस पे, और जल्दी से कलर चेंज करते हुए हम एक पैरेलल लाइट रे लेके आए और एक को ओ से होके ले जाएं। तो यहाँ अगर फोकस पे रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि ये दोनों लाइट रे कैसे पैरेलल हो जाएंगी। ये पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहाँ जाके मिलेगी, पैरेलल रे कहाँ मिलती हैं, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी। हाँ जी, तो अगर हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, रियल। दूसरी आपकी क्या हो गई, एट इंफिनिटी। तीसरी आपकी क्या हो गई, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज, क्या होगा, ओके, हाईली इनलार्ज। और चौथा आपका क्या हो गया, हाईली इनलार्ज के बाद कहाँ, चौथा आपका रहेगा एट एट इंफिनिटी हो गया, रियल हो गया, हाईली इनलार्ज हो गया। चौथा पॉइंट आपका क्या बचा, एट इंफिनिटी हो गया, हाईली इनलार्ज, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, ऐसे दिमाग लगाते रहो। तो नेक्स्ट आपका जो केस है उसकी हम बात करते हैं जल्दी से। और नेक्स्ट केस आपका क्या है, नेक्स्ट केस है आपका व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इज बिटवीन एफ एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर एफ के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार आने वाला जो रे डायग्राम है वो ये है। तो अगर मैंने एक क्या बनाया, लेंस बनाया, और लेंस बनाने के बाद मैंने तुरंत ड्रॉ किया, और ये आपका O और ये आपका F और ये आपका C, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया। अब एक लाइट रे तो भैया इधर से जाएगी और ये लाइट रे फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, और एक आपकी यहाँ से जाएगी। ये देखो दूर दूर होती जा रही हैं, क्या होती जा रही है, दूर दूर, तो आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमें कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, ये हमें यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर एक इमेज बन जाएगा। अब देखो सेम साइड बन रहा है, एक्चुअल में तो लाइट रे मिल नहीं रही है, तो रियल या वर्चुअल, वर्चुअल। दूसरा कैसा बनेगा, इनलार्ज, इनलार्ज।
तीसरा कहां बनेगा, सेम साइड ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है, कहां बनेगा, सेम साइड, ठीक, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। लो एकदम कंफर्म कर दिया, ठीक है। वर्चुअल हो गया, इनलार्ज हो गया, सेम साइज, इन्वर्टेड या इरेक्ट, चौथा पॉइंट इरेक्ट बनेगा। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड आपका ये बन जाएगा। ये आपके 6 केसेस है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एक और बचा हुआ है, क्या भूल रहे हो, कॉन्वेक्स कॉनकेव की वजह से। तो नेक्स्ट हमें देखना है, वो देखना है इसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव। तो कॉनकेव से दो ही केसेस हैं, कॉनकेव लेंस से कितने केसेस है बेटा, केवल 2 केसेस हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और दूसरा आपका दूसरा आपका रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कहाँ रहे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, या फिर कहीं भी रख दो उसके अलावा, ठीक है। तो अगर हम देखें पोल पे रख दें या किसी भी पोजीशन पे हम रख दें, इंफिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नियर द लेंस, लेंस के पास कहीं भी रख दो, तो इसके केस में कहां बनेगा जल्दी बताओ, यहां आपका ये बना दिया मैंने, ये लो भाई, उप गड़बड़ नहीं सर जी, ये लो, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इन्फिनिटी से लाइट रे आएंगी तो पैरेलल आएंगी, और पैरेलल आएंगी तो दूर भाग जाएंगी, और दूर भाग जाएंगी तो ये कभी मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर हम इन्हें देखेंगे इधर से तो हमें ये लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रही, इधर से, फोकस से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी इसकी, ठीक है, जल्दी से इससे भी प्लेस करते हैं हम। ये लीजिए, तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या हो गई, पहला रियल या वर्चुअल, रियल या वर्चुअल, एक्चुअल में मिल रही है क्या लाइट रे, नहीं, कहां मिल रही हैं, वर्चुअली मिल रही हैं, तो ये आपका इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल। अच्छा, छोटा बना रहे हैं, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। तीसरा, ओके, वर्चुअल हो गया, हाईली डिमिनिस्ड हो गया, और आपका कहां, एट फोकस, एट फोकस, कैसा बना रही है, इरेक्ट, चौथा पॉइंट इरेक्ट। आप देख रहे हो पैटर्न, जितनी भी वर्चुअल इमेज है सबकी सब इरेक्ट बन रही है, और जितनी भी रियल इमेज है सबकी सब इन्वर्टेड बन रही है। मतलब मैग्निफिकेशन अगर हमें पता चल जाएगा तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि आपका रियल है या फिर वर्चुअल। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब रियल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम जल्दी से, और नेक्स्ट हमें देखना है किसकी वजह से, कहीं भी रख दो। तो ये मैंने बना दिया एक कॉनकेव लेंस, और ये मैंने ड्रॉ कर दी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया आपका फोकस, और ये ड्रॉ कर दिया सी, ये फोकस और ये सी। यहां भी लिख सकते थे हम फोकस और सी। तो अब अगर यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट मैंने कहीं भी प्लेस कर दिया, एक लाइट रे ये आएगी और एक लाइट रे आपकी ये निकल जाएगी, ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी, तो एक्चुअल में तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर हम इधर कहीं देखेंगे तो इधर मिलते हुए लगेंगे, तो यहाँ पर छोटू सा इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो रियल या वर्चुअल, वर्चुअल। दूसरा बताओ जल्दी से, डिमनेस्ड, ठीक है। तीसरा बताओ जल्दी से, बिटवीन एफ एंड ओ, ओके, कैसा बनेगा, इरेक्ट।
खत्म, इससे बाहर नहीं जाने वाला रे डायग्राम। जितने बना दिए इससे बाहर कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतने ही हैं और बहुत सिंपल भी हैं। साइन कन्वेंशन की जल्दी से बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ये लेंस बना लिया, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे साइन कन्वेंशन जो कि हमने मिरर में पढ़ा है। आप पीछे जा सकते हैं वीडियो में और देख सकते हैं, आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। वैसे एक बार के देखने में ही आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो ये डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में सारी की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो गई, इस डायरेक्शन में सारी की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव हो गई। ऊपर की तरफ सबकी सब कैसी होंगी, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ सबकी सब कैसी होंगी, नेगेटिव। खत्म साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट की तरफ बना तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट के अपोजिट बना तो नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है उस डायरेक्शन में पॉजिटिव, और उसके अपोजिट जाओगे तो नेगेटिव। हो गया साइन कन्वेंशन। और ये चीजें मैंने आपको मिरर वाले केस में लिखवाई हैं, हर जगह काम आएंगे। लेंस में भी आएंगे, मिरर में भी आएंगे, प्लेन मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, हर तरह के लेंस में, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, किसी भी तरह का हो। लेंस बहुत तरह के होते हैं, बट हमारी सिलेबस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जल्दी से लेंस फॉर्मूला की। तो आ गया भैया, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, जिन बच्चों को फॉर्मूले का इंतजार था वो आ चुका है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें फॉर लेंस फॉर्मूला, बस इसका डेरिवेशन सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं इधर बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है आपका पूरा का पूरा। तो वही चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं, ये जहां से क्वेश्चन बनेंगे। डेरिवेशन इसका है नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। सर आपने ये तो लिख दिया, एफ बी और यू है क्या? अगर इधर तक पहुंच गए तो तुम्हें पता चल गया होगा कि एफ बी और यू होता क्या है, ठीक है। तो यू इज इक्वल टू क्या है, यू है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती हैं, मिरर वाले केस में पोल से, और लेंस वाले केस में ऑप्टिकल सेंटर से। v आपकी है इमेज डिस्टेंस, क्या है v आपकी, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और f आपका है फोकल लेंथ। बात आई क्या समझ में? ओके। इसके अलावा हमने मैग्निफिकेशन भी पढ़ना है, हो सकता है मैग्निफिकेशन है आपका नेक्स्ट, तो उसकी बात कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखना है एकदम, सांसों में बसा लो, साइन के साथ वैल्यू रखनी पड़ेगी। और हाँ, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका साइन एज्यूम नहीं करना, उसका साइन आपको अपने हिसाब से एज्यूम नहीं करना है, वो अपने आप कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा। जितनी वैल्यू गिवन है उन्हीं के साइन आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेके रखने हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, तो ये आपका रहा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेसिकली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है माइनस, वो सॉरी यहाँ पे होगा आपका v अपॉन u। इस फॉर्मूले को याद रखना है। एक फॉर्मूला और रिलेशन, खैर मैंने लेंस वाले वो मिरर वाले केस में लिखा है, लेकिन आप फिर से देख लो। r और f में, r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, f होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ होता है r/2। ये तीन फॉर्मूले हैं, एक ये और एक फॉर्मूला ये। इन सारे फॉर्मूले से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लेंस के। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर क्या होता है, बेसिकली कोई भी लेंस किसी भी लाइट रे को कितना बेंड कर सकता है, वो उसकी पावर कहलाती है, ठीक है। पावर का मेजरमेंट हम करते हैं डायोप्टर में, और फोकल लेंथ अगर मीटर में करते हैं, तो मीटर में अगर फोकल लेंथ को रख रहे हो तो पावर की जो यूनिट होगी वो डायोप्टर हो जाएगी, ठीक है। दोनों में रिलेशन क्या है, पावर जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है। P इज इक्वल टू होता है 1/f। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी पावर उतना कम होगा, मतलब वो लाइट रे को उतना कम बेंड कर पाए। कैसे? जैसे कि अगर मैं एक मोटा सा लेंस ले लूं, मुटका सा, और एक मैं लेंस ले लूं एकदम पतलू सा, कुपोषित सा, तो इसकी जो पावर होगी ये आपकी ज्यादा होगी, और इसकी जो पावर होगी ये आपकी पावर कम होगी, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ f1 और यहाँ पे ये फोकल लेंथ f2। तो P होता है, अगर ये मीटर में है तो इसकी यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, डायोप्टर। बात आई क्या समझ में? इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी डायोप्टर। तो इसकी किसकी पावर ज्यादा होगी, अगर इसकी पावर P1 है और इसकी पावर P2 है, तो फोकल लेंथ
F1 जो है लेस देन है F2 के, तो पावर ऑफ फर्स्ट ग्रेटर देन होगा पावर ऑफ सेकंड के। याद रखना इस बात को, पावर कैलकुलेट करने के लिए आता है और आपको बनना भी चाहिए। ठीक, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे कि ये, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल से है, आप पॉज करके जल्दी से कर सकते हो, बाकी मैं तो बता ही रहा हूं। टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम व्हेन two lights ray which are so close that it is easy to know their direction after refraction from the lens, list these two rays and state the path of these rays after refraction. Use these two rays to locate the image of an object placed between f and 2f. तो पैरेलल एक्सिस रेज बोलते हैं हम इन्हें, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास होती हैं। और हमें क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो 2 रे मिल जाए तो हमें उसकी पोजीशन पता चल जाती है। ऐसे ही बहुत सारी रे हो सकती हैं जो उसके अकॉर्डिंग या उसके फॉलो करते हुए पूरे इमेज को फॉर्म कर देती हैं। ओके, अब हमसे बोला है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एफ और 2f बेसिकली क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैंने एक लेंस लिया, ये ठीक है, हमसे कॉन्वेक्स या कॉन्केव की बात नहीं की है। अब अगर f और 2f के बीच रख रहे हो तो बेसिकली कॉन्वेक्स की ही बात हो रही होगी। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स, और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका f, और ये हो गया 2f जिसे हम c भी लिखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका हो गया o। और अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं इन दोनों के बीच में, एक लाइट रे पैरेलल आएगी और एक लाइट रे इधर से जाएगी, और ये दोनों की दोनों लाइट रे इधर कहीं मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया F, ये आपका हो गया क्या C, और ये बियॉन्ड C ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी लिख रखी है। इन्वर्टेड है, इनलार्ज है, रियल है, बियॉन्ड C है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्पीड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रियल इमेज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो बेसिकली रियल इमेज HI, इमेज रियल है और 2/3 है किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो ये HO हो गया। बताइए क्या समझ में। ओके, अ रियल इमेज, मैग्निफिकेशन की बात हम कर रहे हैं, वो सॉरी इन दोनों में रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब यहां पे आप देखें, बाय अ कॉन्वेक्स लेंस when the object is at a distance of 12 centimeter from it, find the focal length of the lens. ओके, ये आपका क्या गिवन है, डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपकी u की वैल्यू है। ठीक, तो अगर हम देखें m इज इक्वल टू होता है HI/HO, या फिर लेंस वाले केस में V/U लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है भाई, HI की वैल्यू कितनी, 2/3 ऑफ HO, और यहाँ पे HO, और इसे लिख सकते हैं V, और इसे लिख सकते हैं U को माइनस का 12, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो V इज इक्वल टू मिलेगा क्या, V इज इक्वल टू मिलेगा 2/3 माइनस का 12, तो ये आपका माइनस का 4, तो V इज इक्वल टू हो गया माइनस का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ। अब देखो V की वैल्यू मिल गई हमें और U की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू माइनस का 1/8, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वो वैल्यू है 1/12। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 24 माइनस का 3 और प्लस का 2, ये आपकी वैल्यू होगी -1/24, तो f इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक है, माइनस में क्यों आ रहा है, प्लस में आना चाहिए, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई कहीं, माइनस में रखा है। f की वैल्यू हमारी 24, ठीक है जी, HI 2/3 ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये देखो HI और HO में हमारी ये वाली रिलेशन लिख दी मैंने। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने, 12 सेंटीमीटर पे।
तो u इज इक्वल टू आपका ये लिख दिया मैंने इधर, u इज इक्वल टू आपका क्या है, u इज इक्वल टू है माइनस का 12 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू मैंने उठा के इधर रख दी, एच आई की वैल्यू ऑब्जेक्ट, एकदम सही है। v इज इक्वल टू, v की वैल्यू आई है आपकी माइनस में, ओके, माइनस का 8 और u की वैल्यू है माइनस की, f इज इक्वल टू हो जाएगा, ओके, तो यहाँ ये माइनस में आएगी वैल्यू, क्यों, रियल है ना, तो ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस में, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई आपकी प्लस, और ये वैल्यू हो गई आपकी प्लस, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 8, 3, 2, तो ये 5/24, f इज इक्वल टू आपका मिल गया, f इज इक्वल टू आपका मिल गया 5/24/5, मतलब 4.8 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ आ गई आपकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा, व्हाट इज द मीन बाय पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस कैपेबिलिटी टू बेंड द लाइट by a lens is known as power of lens, it is the reciprocal of focal length, okay, यूनिट डायोप्टर, अगर फोकल लेंथ को मीटर में रखेंगे तो, ओके, राइट इट्स एसआई यूनिट, ऑलरेडी बता दी मैंने, स्टूडेंट यूज द लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ओके, फोकल लेंथ आपकी f इज इक्वल टू गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ 20 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट, राइट द नेचर एंड द पावर ऑफ द ईच लेंस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो p इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.4 और ये आपका हो जाएगा 0.2, तो P1 ये F1 और ये F2, तो P1 इज इक्वल टू 0.4, तो इसकी पावर हो जाएगी 10/4 मतलब 5/2 मतलब 2.5 डायोप्टर, ओके। P2 इज इक्वल टू देखें तो 1/0.2 और यहाँ पे 10/2 मतलब 5 डायोप्टर, तो किसकी पावर ज्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ कम है, अभी बात की थी हमने। आते हैं स्पीड के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्रा द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ 3 times मैग्नीफाइड रियल वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कॉनकेव लेंस, मार्क द पोजीशन ऑफ f एंड 2f, ओके, देखो जल्दी से मैंने कौन सा लेंस ले लिया, रियल बनानी है तो कॉन्वेक्स ही आएगा, बड़ी बनानी है तो f और इसके बीच रख दें, 2f के बीच रख दिया इधर, तो ये लाइट इधर से जाएगी, एक इधर चली जाएगी और एक लाइट आपकी ये आएगी और इधर कहीं ये बन जाएगा, ये f हो गया, ये c हो गया, बियॉन्ड c बन जाएगा, सिंपल सा सीन है, ठीक है, और इसे भी 2f लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखें जल्दी से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल लेंस, फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ, अ डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस किसे कहते हैं, जो लाइट रे को फैला दे वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस, ओके, एज अ फोकल लेंथ ऑफ 30, तो ये f की वैल्यू किस में आएगी, कॉन्वेक्स के लिए आपकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो ये आपकी हो जाएगी, चूंकि डाइवर्जिंग बोला है तो कॉनकेव हो गया, तो ये माइनस का 30 सेंटीमीटर रहेगा। व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी हाई, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर from the optical center of the lens be placed so that its image is formed 15 सेंटीमीटर, ये आपका V हो गया, ठीक है, F की वैल्यू पता है, U की वैल्यू पता है, एन ऑब्जेक्ट ये HO हो गया, और हमें फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, हमें HI बताना है और हमें U बताना है, खत्म क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगा दें, ये v की वैल्यू पता है और f की वैल्यू पता है, u इज इक्वल टू निकालना है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू कितना है माइनस का 30 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू कितनी है, 1/v की वैल्यू है 15, 1/15, ठीक है, ओके, फोकल, और हमें माइनस u की वैल्यू निकालनी है 1/u,
तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा 1/15 प्लस 1/30, 50 नहीं 15, ओके 1/15। तो ये जो आपका रहेगा ये आपका 30 और ये आपका 2 और ये आपका 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 10, u इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका, अरे बच्चा ये गड़बड़ कर दिया, ये उधर आएगा ये इधर आएगा, यू की वैल्यू नेगेटिव।